जंग बंदी का एक वायदा करें कि फायर बंदी, हम किसी भी सूरत में जो भी मसला होगा बैठ के हल करेंगे, जंग नहीं करेंगे। आप तो जंग बंदी की बात कर रहे हैं, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि आप भुट्टो के जो है फॉलोअर्स हैं और उनको बहुत लाइक करते हैं, उनकी पार्टी में आप समझते हैं कि वो आप असल में जो उनकी पार्टी उसके आप नुमाइंदे हैं। तो भुट्टो साहब ने तो ये बोला था कि हम एटम बम बनाएंगे और 1000 साल भी अगर इंडिया के साथ जंग करनी पड़ी और हमें घास खानी पड़ी हम वो करेंगे। उनकी तो पॉलिसी ये थी, आप कह रहे हैं कि नहीं जंग बंदी होनी नहीं, चाहिए। वो एटम बम बनाने तक की थी कि हम एटम बम बनाएंगे, हमें बेशक उसके लिए जो भी कुर्बानियां देनी पड़े। अब तो हम दोनों मुल्क एटमी पावर हैं। तो पाकिस्तान के जो एजुकेशन है पाकिस्तान की, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एजुकेशन के बारे में हमारे माशाल्लाह चल रहे हैं ट्रस्ट, वो कर रहे हैं शुरू अब, और इंशाल्लाह बेहतर अच्छे तरीके से लाहौर में शुरू हुआ है एजुकेशन के ओवरऑल वो तो आपके अपना है ना, मैं ओवरऑल जो पाकिस्तान की एजुकेशन उसके बारे में पूछ रहा हूँ। ओवरऑल माशाल्लाह अच्छी होगी, दीनी तालीम को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा जो को एजुकेशन वाला सिस्टम है उस पर ज़रा थोड़ा सा होगी, एहतियात बरती जाएगी। अच्छा, और साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में वो भी जैसे साइंस चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान और हदीस आप की मुतमईन है, ठीक है जी उससे? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, साइंस और टेक्नोलॉजी में हम जिद्दत लाना चाहते हैं और लोगों को तालीम जो है उसकी ज़रूरत है, जो फ़नी तालीम हो। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हम ज़िले इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के पास उनके बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर आज जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए जा रहे हैं, बल्कि लिए जा रहे हैं, जमा करवाए जा रहे हैं। यहाँ बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं वो जो इलेक्शन में हिस्सा ले गए, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल जो असम्बली है उसके, तो यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि वो क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं और क्या वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो एक सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके बारे में उनका क्या ख्याल है और वो उनके ख्याल में पाकिस्तान के जो बड़े बड़े मसाइल वो क्या हैं और किस तरीके से हल वो करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ वो इंडिया के साथ उनके तल्लुकात के बारे में क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान के तल्लुकात किस तरीके से होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इस वक्त भी, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो गहमा गहमी है यहाँ पर। बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी जब उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, अभी भी इस बारे में कंफर्म वो बात नहीं कर पा रहे और ज़्यादातर लोग जो है वो बात करने से गुरेज़ा भी है। हम इस वक्त कोई जो नुमाइंदे हैं यहाँ पर जो कागजात जमा करवाने हैं उनसे हम जानेंगे कि इस बारे में उनकी क्या राय है कि वो पाकिस्तान के बड़े मसाइल क्या हैं और उनको वो कैसे हल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? महबूब इलाही। आपका नाम? नाज़िम इलेक्शन सेल पीपी 100। आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद रमजान है, नायब नाज़मी आला PP 100। आपका नाम सर? रिजवान अहमद है और कैंडिडेट हूँ, मैं MP का उम्मीदवार हूँ PP 100 से। कौन सी जमात से? TLP TLP से। लब्बैक पाकिस्तान जी। तो मैं आपसे जानूंगा कि क्या आप समझते हैं पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, ये आप सियासत में आपकी जमात आ रही है, तो कौन से मसाइल, बड़े बड़े मसाइल आप ज़रा बताइएगा जिनको आप ठीक करना चाह रहे हैं। सर, हम वो तमाम मसाइल जो लोगों की तरजीह पे ठीक करना चाह रहे हैं, उनमें बेरोज़गारी है और इसके अलावा जो बेरोज़गार नौजवान हैं हम उनको पैकेज देंगे उतना कि जिस वक्त तक उनको रोज़गार नहीं दिया जाता, कम अज कम उनकी थोड़ी बहुत सैलरी जो है वो वजीफ़ा जा लगाया जाएगा, ताकि जब उनको रोज़गार मिल जाएगा फिर वो गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करेंगे, सारा कुछ करेंगे। एक तो रोज़गार हो गया, आप कह रहे हैं कि जो बेरोज़गार है उनके लिए रोज़गार का बंदोबस्त करेंगे, उसके अलावा और दूसरा, उसके अलावा जो है इंसाफ जो है वो हम चाहते हैं कि फ्री मुहैया हो और लोगों को इसमें किसी किस्म की परेशानी ना हो। एक इंसाफ हो गया, एक बेरोज़गारी, बस दो आप समझते हैं मुल्क के दो बड़े मसले यही हैं। अगर सारा इंसाफ हो जाए ना तो सारे मसाइल हल हो जाते हैं, इसमें कोई मसला रहेगा नहीं। और आप क्या समझते हैं जो हमारे हमसाया मुल्क हैं, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, इनके साथ हमारे तल्लुकात कैसे होने चाहिए? सर, सभी मुल्कों के साथ हमारे तल्लुकात जो है वो अच्छे होने चाहिए। ये आपका बयान है या तहरीक लब्बैक का भी यही? नहीं, तहरीक लब्बैक का पाकिस्तान है, लब्बैक पाकिस्तान का बयान है। हमारा एक मंशूर है, इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। सबसे पहले दीन की बात होगी, उसके बाद पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, इसमें कवानीन भी इस्लामी होने चाहिए और इसके अलावा बाकी जो है अवाम का, हम अवाम के साथ हैं हर तरह से, जिस तरह अवाम हमारे साथ चल रही है।
इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर होगा। अच्छा, पाकिस्तान के जो एजुकेशन है पाकिस्तान की, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एजुकेशन के बारे में हमारे माशाल्लाह चल रहे हैं ट्रस्ट, वो कर रहे हैं शुरू अब, और इंशाल्लाह बेहतर अच्छे तरीके से लाहौर में शुरू हुआ है एजुकेशन के ओवरऑल बारे वो तो आपके अपना है ना, मैं ओवरऑल जो पाकिस्तान की एजुकेशन उसके बारे में पूछ रहा हूँ। ओवरऑल माशाल्लाह अच्छी होगी, दीनी तालीम को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा जो को एजुकेशन वाला सिस्टम है उस पर ज़रा थोड़ा सा होगी एहतियात बरती जाएगी। अच्छा, और साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में वो भी जैसे साइंस चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान और हदीस आप की मुतमईन है, ठीक है जी उससे? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, साइंस और टेक्नोलॉजी में हम जिद्दत लाना चाहते हैं और लोगों को तालीम जो है उसकी ज़रूरत है, जो फ़नी तालीम हो। यानी कि हमारे पास तालीम तो होती है, लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि आप आगे जाके क्या करेंगे या क्या कर सकते हैं, वो कहता है कि मैं क्या करूँगा। हमसे सवाल करता है कि मैं क्या करूँगा, जबकि हमारे बच्चों को खुद पता होना चाहिए हमने करना क्या है। तो जब वैसी तालीम होगी तो तरक्की होगी। अच्छा, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान के बड़े बड़े मसले आपकी नज़र में कौन से? इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है ना, एक लोगों का तासर है कि ये पुरतशद्दद जमात है, ये बिल्कुल गलत तासर दिया जाता है। इंशाल्लाह जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इक़्तिदार पर आएगी तो बेरोज़गारी, महंगाई और जो अवामी मसाइल हैं इनका इंशाल्लाह हल निकालेंगे। और साथ ही साथ में जो है हम स्पोर्ट्स को, इसको भी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से, जो हमारे स्पोर्ट्स मैन हैं, नौजवान हैं, उनके लिए भी काम करेगी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। और हर प्लेटफार्म पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है ना अच्छे तरीके से काम करेगी। और कभी भी ये नहीं होगा कि ये बस डांग सोटों वाली जमात है, नहीं। इंशाल्लाह जब भी हमें मौका मिलेगा अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए हमसाया मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाएंगे। और नमूस रसालत की खसूसी जो बात होगी वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मंशूर है, मिशन है। इंशाल्लाह इस पर हम गामज़द। जैसे सर ने बोला कि जी जो भी को एजुकेशन है उसको ख़त्म किया जाएगा और सारी चीज़ों को देखा जाएगा और दीनी तालीम को ज़्यादा फोकियत दी जाएगी, इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम को हमें आगे रखना चाहिए या हम जो है वो मदरसों को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए? देखिए ना, हमारे बाबा जी का भी यही फरमान था कि आप जो है ना साइंस पर काम करें, टेक्नोलॉजी जो है उसे इस्तेमाल करें, लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इज़्ज़त की बात आए ना तो उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हम टेक्नोलॉजी को भी मानते हैं, साइंस को भी मानते हैं और अच्छी तरह इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उन्हें टेक्नोलॉजी भी मुहैया करेंगे और अच्छे तरीके से मुल्क पाकिस्तान कितनी उम्मीद है कि आपकी पार्टी जीत जाएगी? जिस तरीके से अब एक गैप पैदा हुआ है, जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है, तो पाकिस्तान का जो वोटर है वो एक तीसरी जमात की तरफ देख रहा है, तहरीक लब्बैक की तरफ देख रहा है। तो आपको कितनी उम्मीद है कि आप जो है आपकी पार्टी जो है वो कामयाबी हासिल करेगी? इंशाल्लाह 100% में उम्मीद है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह अच्छा टफ टाइम देगी और अच्छे तरीके से जो अपने वोटर हैं उनसे भी मुलाकातें जारी हमारी, और जो पीटीआई के हमारे दोस्त हैं वो भी हमारे दोस्त हैं और सबको हक मिलना चाहिए। हमारी राय है, हमारे मीर साहब ने भी ये बयान दिया है कि जो अवामी राय है ना उसका एहतराम करना चाहिए और सबको जो है ना एक लेवल के साथ जो है वो वोट का जो हक मिलना चाहिए और सबको एक जैसा रखना चाहिए। और इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक आपको किसी से इत्तेहाद करना पड़ा तो कौन सी जमात से करेंगे? नून लीग से करेंगे या पीटीआई से करेंगे, किससे करेंगे? देखिए ये अभी तक तय नहीं हुआ कि आप किससे इत्तेहाद कर सकें। हमें जो हमारे मीर साहब का हुक्म होगा इस पर इंशाल्लाह लब्बैक कहेंगे। और ऐसे हो सकता है किसी के साथ इत्तेहाद? हाँ, हमारे जो मंशूर के साथ हमारे साथ जो अटैचमेंट करे, हमारा जो मंशूर है, हमारा नजरिया है, जो हमारे नजरियात पे चले हमारे साथ चलेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी तो जो पार्टियां हैं दोनों वो आपके नजरियात के बिल्कुल मुखालिफ चल रही हैं। बिल्कुल। तो आपको कुछ ना कुछ तो अपने अंदर लचक पैदा करनी पड़ेगी ना? नहीं, कोई लचक नहीं, इस्लाम के बारे कोई लचक नहीं हमारे पास। जैसे हमारे कायदे मिलत इस्लामी आलामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने फरमाया, कोई नहीं है किसी के बारे में, क्योंकि जो इस्लाम के गद्दार हैं उसके बारे में कोई नहीं हम कर सकते। तो राय तो जो है आपकी दोनों पार्टियों के बारे में ऐसी है ना, पीटीआई के बारे में भी यही राय है और नून लीग के बारे में भी यही राय है कि ये लोग जो है वो इस्लाम के गद्दार हैं। नहीं, इस्लाम के गद्दार तो जो हैं वो हैं ही हैं, और ये तो इनका एक उन्होंने अपना बनाया हुआ है ना, कारोबार बना हुआ है, वो कोई मसला नहीं। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ये सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? जी रियाज अहमद। रियाज साहब कौन सा इलेक्शन लड़ रहे हैं, कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली का? जी मैं कौमी असम्बली का 96 से लड़ रहा हूँ। अच्छा, आप इससे पहले किस पार्टी को सपोर्ट करते थे? हम शुरू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहे, अच्छा जी। असल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। तो अब क्या सोच के तीर वाली जरदारी साहब वाली के साथ नहीं, जी। जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के बेटे मुर्तज़ा भुट्टो वाली
पार्टी के साथ रहे। हमारा मिशन तो वही भुट्टो साहब वाला है शुरू से। तो ज़ियाउल हक के साहब बाद वो निज़ाम लपेट दिया गया, हम तो उसी की बहाली के सिलसिले में आज तक चले आ रहे हैं। तो पार्टी आपको टिकट देगी या आज़ाद आप लड़ रहे हैं? पिछला इलेक्शन भी मैंने इसी टिकट पे लड़ा था, इसी NA 102 से लड़ा था। उस वक्त इसका नंबर NA 102 था, अब 96 है। अच्छा, आपकी नज़र में पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं? ये हमने प्रेस रिलीज जारी की है ना, इसकी आप पिक ले लें, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। वैसे टाइम कम है, मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ। अच्छा, आप बताएं तो सही, वैसे आपकी नज़र में पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं? 2-3 मसाइल बता दें बड़े बड़े। सबसे बड़ा मसला तो इलेक्शन ही शफाफ नहीं है, जमहूरियत नहीं है, पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं है। हमने अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया है, डिवीज़न का मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ, अब मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमने डिवीज़न में स्टेट लेवल तक पार्टी को कोशिश की है और हमने लोगों से ही ओहदेदार भी चुनवाए हैं। ये जो अब इलेक्शन कहते हैं ना कि नामजदगियाँ हुई हैं, हमने पहले वर्कर किए, नुमाइंदगान मेंबरशिप ली है लोगों ने, फिर उन्होंने जो अपने यूसीज़ के या अपने गांव के विलेज के सदर जनरल सेक्रेटरी बनाए, वही हमने सबमिट करवाई हैं ऊपर। यानी वो जमहूरी पार्टी अगर हम देखते हैं तो उस हिसाब से हमारी है। हम बाकायदा नीचे से इलेक्ट करवा के लोगों को डिवीज़न लेवल तक वो फहरिस्तें हमने इलेक्शन कमीशन में जमा कराई हैं। चलो, ये तो आपने अपनी पार्टी का बताया। अब मैं पाकिस्तान का पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान के बड़े बड़े मसाइल में एक तो आपने बोला कि जी इलेक्शन शफाफ नहीं होते, यानी डेमोक्रेसी सही हालत के अंदर नहीं है। सबसे बड़ा मसला तो हमारे एग्रीकल्चर पे तवज्जो नहीं दी जा रही, बेरोज़गारी मसला है हमारा। और अब जो ये माशी बहरान आया हुआ है और साथ सियासी बहरान ने इसको और मज़ीद बढ़ावा दे दिया हुआ है। मेन मसाइल तो यही हैं। एजुकेशन को आप कैसे देखते हैं कि वो भी मसला है पाकिस्तान के अंदर के हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है? टेक्निकल एजुकेशन की तरफ हम नहीं जा रहे। स्किल वर्कर हमारे पास मतलब जैसे जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे दौर में तो भुट्टो साहब का दौर था, उस दौर में तो हमें साथ में कोई वोकेशनल ट्रेनिंग भी करवाई जाती थी। अब उस तरफ स्कूल वाइज वो तवज्जो नहीं है। जो टेक्निकल कॉलेज बने हुए हैं उनमें सिर्फ है, उन तक लोगों की रसाई भी मुमकिन नहीं है, कुछ चंद लोग ही पहुंचते हैं जी। बाकी जो तमाम लोगों हाई स्कूलों में जो निज़ाम था वो लपेट दिया गया है। तो अब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, आपको पता पूरी दुनिया के अंदर। इंडिया की अगर बात करें, हमारा हमसाया मुल्क है, जितनी पाकिस्तान की GDP है तकरीबन उतनी वो एक्सपोर्ट करते हैं। जो IT के अंदर उनकी जो सर्विसेज हैं वो पाकिस्तान की GDP के बराबर आलमोस्ट है। तो हमें अपनी जो IT की फील्ड है उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं देने की ज़रूरत, हमें देनी चाहिए और इस पे कुछ काम हुआ भी है मौजूदा। अभी भी मज़ीद कोई काम होने का सुन रहे हैं हम, कोई नवीद सुनाई दे रही है कि अच्छी है, लेकिन उसमें एक जो चीज़ हमें मीडिया से कल परसों से जो मालूमात मिल रही है कि इस सिस्टम को थोड़ा सा चाइना की तर्ज पे क्लोज़ किया जा रहा है, वो बेहतर नहीं होगा। IT टेक्नोलॉजी में हम तरक्की कर सकते हैं, लेकिन जैसे दुनिया तरक्की कर रही है उस सिलसिले पे चल के चाइना के फार्मूले पे जाके हम वो तरक्की हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, आपकी पार्टी की जो हमसाया ममालिक है जैसे इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, इनके साथ तल्लुकात के क्या आपका मंशूर है कि इनके साथ कैसे तल्लुकात होने चाहिए? बरादराना तल्लुकी होने चाहिए। हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो कश्मीर है, उसका कोई आला में बैठ के सोचना चाहिए। तो जंगों की तरफ तो दोनों एटमी ममालिक हैं, जाना नहीं चाहिए। किसी टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात ही होने चाहिए, कोई मायदा ऐसा होना चाहिए। मेरे ख़्याल में कोई कम से कम 50 साला एग्रीमेंट ऐसा हो जिसमें खारजा मिनिस्ट्रियाँ बैठ के जंग बंदी का एक मुआहदा करें कि फायर बंदी, हम किसी भी सूरत में जो भी मसला होगा बैठ के हल करेंगे, जंग नहीं करेंगे। आप तो जंग बंदी की बात कर रहे हैं, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि आप भुट्टो के जो है फॉलोअर्स हैं और उनको बहुत लाइक करते हैं, उनकी पार्टी में आप समझते हैं कि वो आप असल में जो उनकी पार्टी उसके आप नुमाइंदे हैं। तो भुट्टो साहब ने तो ये बोला था कि हम एटम बम बनाएंगे और 1000 साल भी अगर इंडिया के साथ जंग करनी पड़ी, हमें घास खानी पड़ी, हम वो करेंगे। उनकी तो पॉलिसी ये थी, आप कह रहे हैं कि नहीं जंग बंदी होनी नहीं, वो एटम बम बनाने तक की थी कि हम एटम बम बनाएंगे, हमें बेशक उसके लिए जो भी कुर्बानियाँ देनी पड़े। अब तो हम दोनों मुल्क एटमी पावर हैं, अब हमारे मुज़ाकरात में ही मसाइल का हल है।
अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? जी सैयद हुसैन आरिफ बुखारी। अच्छा सर, कैसे आप जो है इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं, सियासत के अंदर क्या सोच के आ रहे हैं आप? सर सियासत के अंदर ये सोच के आ रहे हैं कि जो नौजवान हमारी जनरेशन है उनको इस इक़दाम में आना चाहिए ताकि हम मुल्क की बेहतरी के लिए कोई ना कोई स्टेप ले सके। जितने भी सियासतदान आए हैं वो आपको पता है कि आगे से आगे नस्ल दर नस्ल जा रहे हैं, आगे वो कन्वर्ट नहीं होते कि जो आप कह लेंगे हमें एक जगह से आज़ाद हो गए दूसरी जगह पे आके फंस गए हैं। कि जो सियासतदान आता है वो अपनी अगली नस्ल तैयार करता है, वो ख़त्म होते हैं तो वो अगली नस्ल तैयार करते हैं। ये नहीं कि जो नौजवान तबका है जो निचले लेवल पे आकर ग्राउंड लेवल पे आके वर्क करता है उसकी कोई भी देखभाल नहीं है, वो वर्क करते ही रहते हैं। एक से ख़त्म हो गए दूसरे की तरफ चले जाते हैं, दूसरे से हट के तीसरे की तरफ चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, आपको किसी पार्टी ने टिकट दिया या नहीं? सर अभी तक ना किसी पार्टी से हमने लिंक किया, ना ही अभी ना किसी पार्टी के साथ लिंक होने की जो है आप समझते हैं किसी पार्टी के बगैर आप इस मुल्क के अंदर कामयाब हो सकते हैं? सर जो हमारा निज़ाम चल रहा है उसके पार्टी के साथ मुंसलिक हुए बगैर तो कुछ भी अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, अकेला अकेला ही होता है। पार्टी जो है वो करोड़पति को देती है, टिकट देती है, आम बंदे को देती ही नहीं है। सर यही तो अलमिया हमारे मुल्क का कि जो है वो निचले लेवल पे अगर देखें एज अ लायर या एज अ ह्यूमन या एज अ सिटीज़न हम देखें तो हमारे साथ तो इक्वालिटी किसी भी जगह पे नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है इस मुल्क में। अच्छा, जो आप वैसे पाकिस्तान के बड़े बड़े मसले क्या देखते हैं? अगर आप जीत जाते हैं तो कैसे आप कौन कौन से मसाइल को एड्रेस करना चाहेंगे? सर हमारे यहाँ जो सबसे बेसिक जो इस टाइम मेजर इशू है वो हमारा इकनॉमी है। जो आप कह लें कि गरीब तबका गरीब से गरीब तर हो गया और अमीर अमीर से तर होते जा रहे हैं। तो बेसिक जो हमारी सोच होगी या जो बेसिक हमारी कंडीशन होगी या जो बेसिक हमारी स्ट्रेटजी होगी वो यही होगी कि हम जो है ना वो निचले तबके को ऊपर लाने की कोशिश करें, अपनी इकनॉमी को स्टेबल करें, अपनी जो हमारे दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं उसको बेहतर करें। IMF की जान छोड़ के हम जो है डिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, ना कि हम जो है वो डिपेंडेंट अभी तक इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं। कि अगर हमें मौका मिलता है या हम इस लेवल पे आते हैं तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम एज ए इंडिपेंडेंट नेशन जो है वो काम करें। एजुकेशन को पाकिस्तानी को आप कैसे देख रहे हैं? सर एजुकेशन का लेवल किसी दौर में जो है वो आप देखें कि हमारी जो लिटरेसी रेट है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। उसकी ये वजह है कि जो जितना भी निचला तबका है उनमें जो है वो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने बच्चों को जो पढ़ा सकें। स्कूलों की फीसेस देख लें, कॉलेजेस की देख लें, यूनिवर्सिटीज़ की देख लें, तो गरीब की पहुंच से तो रोटी जो है वो दूर होती गई है, तो तालीम तो फिर जो है वो उससे अगला स्टेप है। तो बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी रेट है, बिजली के जो यूनिट बहुत ज़्यादा इस वक्त रेट लग रहा है, या इस तरह के दीगर जो मसाइल हैं उनके लिए आप कैसे आवाज़ उठाएंगे? सर आवाज़ यही है कि इकनॉमी अगर हमारी जो है वो अपने मुल्क की करेंसी स्टेबल होगी तो बाकी चीज़ें सारी जो है वो खुद ब खुद स्टेबल होना शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश तो यही होगी कि अपनी जो है वो मुल्क की करेंसी को बेहतर करें। मुल्क की करेंसी बेहतर होती जाएगी, हमारा पैसे की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है वो कंट्रोल होती जाएंगी। अच्छा, हमसाये ममालिक की आपने बात की, इंडिया हमारे साथ है, ईरान हमारे साथ है, अफ़गानिस्तान हमारे साथ, इन तीनों के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो इनको कैसे इनके साथ तल्लुकात हमारे बेहतर हो सकते हैं? सर ताल्लुकात देखें ना, जब टेबल टॉक आती है तो वो अपने मामला जो है वो हमारे जितने भी सियासतदान हैं वो सेटल करके, अब अफ़गानिस्तान देखें कि पहले वो जो है वो आज़ाद नहीं था, अफ़गान ने उस पर कब्ज़ा किया, उन्होंने मुल्क अपना चलाया अपने अंदाज से, तो उसकी देखें कि आज हमारा 1 रुपया और उनके 4 रुपये बनते हैं। तो वो किस लिए? क्योंकि वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। वो दूसरे जब बंदा खुद अपने साथ सिंसियर है तो दूसरे लोग भी फिर उसके साथ सिंसियर होकर चलते हैं। हमारे साथ सियासतदान ना अपने मुल्क के साथ सिंसियर है, ना वो खुद के साथ सिंसियर हैं। वो अपने पेट भरू वाला हिसाब है कि जो आया अपने पेट भरा, जायदादें बनाई, इलेक्शन का टेन्योर पूरा किया और मुल्क से बाहर। अच्छा, इंडिया के साथ अगर ट्रेड की जाए तो बहुत सारे पाकिस्तान के मसाइल, जैसे आपने बोला जो गरीब बंदा है उसके हालात बेहतर हो सकते हैं। वहाँ पर अगर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आएँ, जैसे मेडिसिन है, खाने पीने की चीज़ें हैं, तो एक आम बंदे को रिलीफ मिल सकता है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? उसके साथ ट्रेड होनी चाहिए? सर किसी दौर में हमारे साथ इंडिया के साथ ट्रेड चलती थी, लेकिन यह कि जो भी अपोजिशन पार्टी आती है, जब कि किसी ना किसी मामला स्टेज पे आके इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होते हैं, फिर वो कश्मीर वाला जो है ना वो इशू उजागर किया जाता है कि कश्मीर का सौदा कर दिया, या वहाँ पर अटैक हो जाता है इंडिया के अंदर, उसकी वजह से भी वो मामला ख़राब होते हैं। जो है वो
फिर इंडिया में भी सेम सिचुएशन है कि अगर वो उनकी भी हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करती है, उनकी अपोजिशन में भी सेम यही कंसेप्ट है कि ये पाकिस्तान के साथ इन्होंने जो है वो सौदेबाजी कर लिया है, वो कोई ना कोई फिर जान के हुकूमती लेवल पे कह लें या अपोजिशन कह लें तो कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठा दिया जाता है कि जिससे जो है वो ताल्लुकात फिर वो अगर आप ऐसे चाहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर होंगे? सर अगर हम अपनी इकनॉमी को स्टेबल करना चाहते हैं तो मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाने चाहिए, जिससे अगर आम आवाम को फ़ायदा पहुँचता है तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? अली ज़ेब। अली साहब, आपने अभी कागजात जमा करवा दिए, करवाने हैं क्या? नहीं, कागजात अभी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो रही है तो कागजात कल जमा करवाएंगे इंशाल्लाह। कौमी असम्बली के लिए, सूबाई असम्बली के लिए? मैं सूबाई असम्बली के लिए करवा रहा हूँ। तो क्या सोच के आप इस सियासत के अंदर आ रहे हैं? सर चूँकि मेरा प्रोफेशन लॉ का है, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ और मैं ये समझता हूँ कि असम्बली में, चूँकि असम्बली का मेन काम ये है कि कानून साजी की जाए, तो वहाँ पे जो कानून को समझते हैं उनका वहाँ पे होना ज़रूरी है। हमारी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों का जो अभी तक अलमिया है वो यही है कि वहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं कि जिनको बज़ाते ख़ुद कानून का इल्म ही नहीं है, तो जो ख़ुद कानून को नहीं समझते वो कानून के बारे में कैसे कोई अच्छाई या बुराई कर सकते हैं। आप किसी पार्टी की तरफ से हैं या आज़ाद फ़िलहाल हैं? मैं आज़ाद सबमिट करवा रहा हूँ। अच्छा, आपकी नज़र में पाकिस्तान के जो बड़े बड़े मसाइल हैं वो क्या हैं? सर देखें, जब कानून साजी ही बेहतर तरीके से नहीं हो रही, चूँकि इस वक्त इलेक्शन का दौरा है तो उसी हवाले से हम बात करेंगे कि कानून साजी एक ऐसा अमल है कि उससे ही मुल्क चलते हैं, इंसाफ भी कानून पे ही डिपेंड करता है। तो कानून साजी बेहतर तरीके से होना और उस पर फिर इम्प्लीमेंटेशन होना, ये सबसे ज़रूरी अमर है पाकिस्तान के मामलात को बेहतर करने के लिए। पाकिस्तान के आइन और कानून में कुछ तब्दीलियाँ आप चाहते हैं होनी चाहिए? सर देखें, वक्त के साथ साथ हमेशा जिद्दत आती है। आप कभी भी 50 साल पहले वाला प्लान आज यूज़ नहीं कर सकते। हर दिन नया है, हर रोज़ नई मेंटालिटी के साथ नया सिस्टम चल रहा है, तो हमें उसके साथ साथ जिद्दत तो लानी पड़ेगी। और क्या मसले हैं पाकिस्तान के जो इस वक्त हमारी इकॉनमी ठीक नहीं जा रही है? आपको पता है कि दुनिया के अंदर जो हमारा हमसाया मुल्क है वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है। एक साथ में हम पाकिस्तान बना है, वो आज़ाद हुए, तो कैसे फिर हम जो है उनके मुकाबले में आ सकते हैं? हमारे क्या ज़्यादा मसाइल क्या हैं पाकिस्तान के? सर देखें, इकॉनमी के हवाले से अगर बात की जाए तो इकॉनमी का हमारा जो मेन मसला है वो करप्शन है, यानी कि ब्लैक मनी और जो करेंसी का जो सिस्टम है, मैं ये समझता हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग, यानी मनी लॉन्ड्रिंग भी आप इसमें कह सकते हैं, यानी कि ब्लैक मनी किसी ने अगर यहाँ पे संभाल के रखे हैं या कहीं अब्रॉड उसको ट्रांसफ़र कर रहा है, डॉलर की एक्सचेंज के साथ कर रहा है या पाकिस्तानी करेंसी के साथ कर रहा है, तो ये इशू। मैं ये समझता हूँ कि अगर एक बार ये जो करेंसी है हमारी, इसको तब्दील कर दिया जाए, इसके साइज़ को या इसकी शेप को या इसके कलर को, मतलब कि एक बार करेंसी को चेंज किया जाए तो जिन जिन लोगों ने छुपा के रखे हुए पैसे ब्लैक मनी के तौर पे उनको बाहर निकालने पड़ेंगे, तो इससे हमारे सारे मसाइल सॉर्ट आउट हो जाएंगे। इसके साथ और एजुकेशन, जो पाकिस्तान की है एजुकेशन सिस्टम, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर ऑब्वियसली एजुकेशन किसी भी मुआशरे में माशरे को परवान चढ़ाने के लिए एजुकेशन एक लाजमी जुज़ है, और एजुकेशन का हमारा यहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है। बड़े अफसोस के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हम यहाँ पे डिग्रियों के पीछे भाग रहे हैं। हम ये समझते हैं कि ये BS की डिग्री या MS की डिग्री अच्छी होनी चाहिए ताकि हमें जॉब अच्छी मिल सके। एजुकेशन का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हम डिग्रियाँ लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फ़र्ज़ है। 1400 साल पहले ना तो MBBS होता था, ना इंजीनियरिंग होती थी, ना केमिस्ट्री थी, ना बायो थी। इसका मतलब है कि तब इस इल्म की बात नहीं हो रही थी। इल्म का मतलब है शऊर। और अगर इलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो कुरान पाक में लिखा है कि इल्म वाले और बग़ैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे शऊर का जो वोट का राइट भी उनके पास होना चाहिए जो एजुकेटेड हैं, जो बाशऊर हैं। तो इस हिसाब से तो पाकिस्तान की आधी आबादी हो, आप जो सिर्फ अपना नाम ही लिख सकते हैं, उनको तो पता ही नहीं, ना वो पढ़ना जानते हैं ना हो, तो आधे लोगों को वोट का हक फिर वो ख़त्म हो जाएगा। सर मैं ये नहीं कहता कि उनका वोट का हक ख़त्म होना चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि उनको एजुकेटेड होना चाहिए। अगर एक बंदा एक म्यार पे पूरा नहीं उतर रहा तो ऑब्वियसली वो वोट ना कास्ट करे। मैं ये समझता हूँ कि उनको हमें तालीम देनी चाहिए। मैक्सिमम लोग वोट कास्ट करें लेकिन म्यार पे पूरे उतर के। नहीं, हमारी जो तालीम है, तालीमी इदारे हैं दुनिया के अंदर, जैसे मॉडर्न एजुकेशन इस वक्त है, IT का दौर है,
ہمارے ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے بچے ہیں جو مدرسوں میں جاتے ہیں لیکن وہ انہیں ساتھ میں جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تعلیم نہیں دی جاتی. تو اس طرح کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے کہ مدرسوں کے اندر بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تعلیم ہو. ہمارا ہر جو بچہ ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہو. جیسے ہمارے ہمسائے ممالک دیکھیں کتنی ان کی جو ہے وہ آئی ٹی کے اندر ایکسپورٹ ہے اور دیگر جو جدید علوم کے اندر اسکلڈ لوگ جو ہیں وہ باہر جا کر جاب کر رہے ہیں اور اپنے ملک میں ریمیٹنس بھیج رہے ہیں. تو یہاں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. سر ریمیٹنس کے حوالے سے پچھلے 5 سالوں میں یہاں پہ بھی کافی کام ہوا ہے. لوگ آئی ٹی کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. ہم واقعی اپنے ہمسائے ملک سے سلو ہیں لیکن بہتری آ رہی ہے. اور جہاں تک آئی ٹی کا تعلق ہے یا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں میں ایسے کورسز پڑھائے جانے چاہیے تو میری نظر میں تو ہمیں قانون بھی پڑھایا جانا چاہیے. جو بیسک لاز ہیں وہ 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں وہ بھی بیسک لاز بھی پڑھائے جانے چاہیے. اور جو بیسک سائنس کی چیزیں ہیں وہ بھی ساری پڑھائی جانی چاہیے. اگر ہم بات کریں پروفیشنل سائنس تو وہ تو آبویسلی جو اس فیلڈ کو سلیکٹ کرے گا وہ تو اسی فیلڈ میں پڑھ سکے گا. پروفیشنل سائنس تو نارمل کلاسز میں نہیں پڑھائی جا سکتی. اور اس کے علاوہ کوئی میجر مسئلہ پاکستان کا؟ سر میجر مسائل میں جو غربت ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک ایمان کو کھا جاتی ہے. جب تک غربت ختم نہیں ہوگی کرپشن ختم نہیں ہوگی. غربت کو ختم کرنے کے لیے غربت ختم کرنے کا کیا طریقہ؟ فیصل آباد کے اندر جتنی بھی انڈسٹری ساری تو بند پڑی ہے، مزدور بے روزگار ہوئے ہیں. جی تو کیسے میں وہی گزارش کرنے لگا تھا کہ غربت ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ کو اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے کہ اپرچونیٹیز کریٹ کرنی چاہیے پرائیویٹ فیلڈز میں، سرکاری فیلڈ میں، کہ جابز اپرچونیٹیز ہوں یا اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہو اس کے لیے جو انٹرسٹ فری لونز ہوں، چھوٹے لونز ہو جائیں بے شک، اور اسکلفل ایجوکیشن ہونی چاہیے.